वेलकम गाइस। आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिमेनिंग चैप्टर देखेंगे। इनकी कॉम्पोजिशन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इनकी नेचर ऑफ एडवाइस देखेंगे, अपॉइंटमेंट देखेंगे, देन उसके बाद इनकी ओथ एंड सैलरी को कवर करेंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनके ऊपर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। देन उसके बाद कैबिनेट से रिलेटेड कुछ रोल डिस्क्रिप्शंस कवर करेंगे एंड किचन कैबिनेट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में कवर करवाऊंगी, तो नोटिफिकेशंस आती रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं वो बाइंडिंग नेचर की होती है। तो इसकी नेचर सिंपल वर्ड्स में क्या है? बाइंडिंग नेचर। इसी से रिलेटेड ही है आर्टिकल 74 का पहले भी हमने देखा हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट फिर उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इस एडवाइस के बाहर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नॉमिनल हेड हैं। इनका काम बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी पॉलिसी फॉर्मेशंस करी हैं, उनको एंड में साइन करना होता है, या फिर लेजिस्लेचर के जितने भी बिल होते हैं उनको बाद में साइन करना होता है। इनके साइन के बाद ही वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो ये बस इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसीजन लेने का इनका काम नहीं है। डिसीजन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ही लेगी और वो डिसीजंस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगे। इसी से रिलेटेड ही दो अमेंडमेंट्स हैं, 42 अमेंडमेंट एंड 44 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के ऊपर सिंपली इस एडवाइस को बाइंडिंग करता है, और जो 44 अमेंडमेंट है इसने क्या बोला कि एक बार प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस कंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है वो इंडिया को इम्पैक्ट करेगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस कंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। बट अगर बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेम एडवाइस दी है या फिर उस एडवाइस को चेंज भी करा है, तो सेकेंड टाइम वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी। तो 44 जो अमेंडमेंट है वो एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस कंसिडर करने की ऑप्शन देता है प्रेसिडेंट को। और यही आर्टिकल कहता है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे ये आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू होगी। इसको किसी भी कोर्ट में डिस्कस नहीं करा जा सकता, इंक्वायर नहीं करा जा सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को। ऐसा क्यों है? देखिए, दो टाइप की ओथ होती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। ये जो एडवाइस है ये ओथ ऑफ सीक्रेसी की वजह से ही इसको किसी कोर्ट में डिस्कस नहीं करा जा सकता, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया के लिए डिसीजंस लेते हैं, और उन डिसीजंस को, जो भी काउंसिल में डिसीजंस लिए जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करते हैं उनके सिग्नेचर के लिए। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल के बीच का ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप है कि जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो बाहर किसी भी थर्ड पर्सन को डाइवर्ज नहीं करे जाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दी जाएगी। इसी ओथ ऑफ सीक्रेसी की वजह से ही, इस इंटीमेट रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए ही किसी भी एडवाइस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को कोर्ट में इंक्वायर नहीं करा जा सकता और ना ही डिस्कस करा जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड ही सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 1971 की। फुल नेम है इसका UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस। इसको याद रखिएगा नेम को। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो उसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस में रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, बोला गया क्योंकि आर्टिकल जो 74 है उसको मैंडेटरी बनाया गया है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बनेगी। उस टाइम तक, जब तक एक नई लोकसभा की फॉर्मेशन नहीं हो जाती, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्टिंग है वो एक केयर टेकर कैपेसिटी में प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, क्योंकि 74 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं कर सकते, वो अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी विल से काम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस आर्टिकल के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को बाइंडिंग बनाया है प्रेसिडेंट के ऊपर। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से काम करेंगे? इसी वजह से ही
इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो उसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते रहेंगे जब तक नई लोकसभा बन नहीं जाती फ्रेश इलेक्शंस के बाद, और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं जब तक बन जाती। और जो एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी केयर टेकर कैपेसिटी में प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, क्योंकि आर्टिकल 74 मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट खुद कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इसी से रिलेटेड ही 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन की बात करी जाती है, वो प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही है, जिसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो ये इन जजमेंट्स को भी याद रखना है, स्पेशली UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी जजमेंट। अब देखिए ये जो आर्टिकल 163 है ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैं साथ में अभी लेकर नहीं चल रही हूँ, बट सेम ही है सारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जैसे, एक्सेप्ट जब गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, गवर्नर के पास है। तो कभी कभी चीफ मिनिस्टर या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से भी काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं कवर नहीं कर रही हूँ, बट अगर किसी को लगता है कि इसको कवर करना चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं। सारे का सारा एक बार स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कवर करवा दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 75 है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जब भी मेजॉरिटी पार्टी विन करती है उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा जाता है बाय प्रेसिडेंट। फिर जितने भी काउंसिल के बाकी मेंबर्स होंगे, जो भी बाकी मिनिस्टर्स होंगे, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट उनका नेम रिकमेंड करेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट अपनी विल के अकॉर्डिंग खुद किसी भी पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता, उन्हीं मेंबर्स को ही प्रेसिडेंट मिनिस्टर बनाएंगे जिनका नेम प्राइम मिनिस्टर ने खुद रिकमेंड करा है। ना सीए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि कोई भी मिनिस्टर, देखिए पार्लियामेंट का मेंबर बने बिना काउंसिल का मिनिस्टर नहीं हो सकता है। अगर कोई मिनिस्टर, उसको पहले मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है बट अभी तक वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 मंथ का पीरियड दिया गया है। इस 6 मंथ के विदिन ही 6 मंथ में ही वो या तो राज्यसभा का मेंबर बन जाए या फिर लोकसभा का मेंबर बन जाए। इसके बाद अच्छा वो मेंबर बन सकता है थ्रू नॉमिनेशन, जैसे कि राज्यसभा के केस में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा के केस में भी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करा जाता था, बट 104 अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो अब राज्यसभा में ही नॉमिनेशन है 12 मेंबर्स की, और ये इलेक्शन के थ्रू भी आ सकते हैं। अब देखिए जो एक मिनिस्टर होता है काउंसिल का, वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो उसमें बोल भी सकता है, उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है, बट वोट सिर्फ वो उसी हाउस में करेगा जिसका वो खुद मेंबर है। अगर कोई मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो वो वोट भी लोकसभा में ही कर सकता है। ऐसे अगर कोई मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर है तो वहीं पर ही वोट कर सकता है। पार्टिसिपेट वो दोनों हाउसेज में ही कर सकता है और बोल भी वो दोनों हाउसेज में ही सकता है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस इनका देख लिया था कैबिनेट का एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब देखते हैं इनकी ओथ एंड सैलरी को। ओथ सेम जैसे हमने पहले प्राइम मिनिस्टर का देखा था कि प्रेसिडेंट 2 टाइप की ओथ देते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ ऑफिस के लिए आपने वर्ड याद रखना है कॉपी, सी से है कॉन्स्टिट्यूशन, ओ से है ऑफिस, पी से है पीपल ऑफ इंडिया एंड आई से है सिंपल इंडिया। ओथ ऑफ ऑफिस क्या कहती है कि जब भी ये अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे उससे पहले ये वाली ओथ इनको लेनी होगी। सी से है कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथफुल रहेंगे, अपनी एलिजेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शो करेंगे। ओ से है ऑफिस, अपने ऑफिस की ड्यूटीज को ये फेथफुली कॉन्शियसली डिस्चार्ज करेंगे, मीन्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। पी से है पीपल ऑफ इंडिया कि जितने भी ऑल वॉक ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, हर एक मैनर के लोगों के साथ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू लॉ सही बिहेव करा जाएगा, हर किसी के साथ जस्टिस होगा। कोई भी मिनिस्टर किसी
पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों को फेवर नहीं कर सकता और दूसरे सेक्शन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और आई से है इंडिया टू अपहोल्ड सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इंडिया की सॉवरेंटी के अगेंस्ट ये लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दी जाती है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट और काउंसिल के मिनिस्टर्स के बीच का एक इंटीमेट रिलेशनशिप बना रहे और बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ये लोग नहीं कर सकते। तो ओथ ऑफ सीक्रेसी सिंपली क्या कहती है कि कोई भी मिनिस्टर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो भी डिसीजंस इस काउंसिल में लिए जा रहे हैं वो बाहर किसी भी थर्ड पर्सन को रिवील नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, अनलेस सिर्फ एक ही सिचुएशन दी गई है कि कोई ड्यूटी ही ऐसी है जिसकी वजह से उसको बाहर ये इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करनी पड़ रही है या फिर बाहर इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन को देनी पड़ रही है। तो इस सिचुएशन को छोड़कर अदरवाइज वो किसी भी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाहर इन्फॉर्मेशन कोई भी मिनिस्टर नहीं दे सकता है। अब देखिए जब कॉम्पोजिशन देखी थी तब हमने देखा था कि पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी पोजीशन थी। अब कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है इंडिया में, लेकिन 1990 की एक एग्जांपल दी गई है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देवीलाल, इनको भी सेम ही ओथ दी गई थी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। तो इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया था कि एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को सेम ओथ कैसे दी जा सकती है प्राइम मिनिस्टर की। तो इसी से रिलेटेड फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि अगर किसी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को सेम ओथ दी जाती है तो उसकी वजह से उसके पास प्राइम मिनिस्टर्स की पावर नहीं आ जाती। जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो इंटैक्ट रहती हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को सेम ओथ दी जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओथ दी गई है जैसे ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी ये दोनों ही विशिएट नहीं हो जाती। इस ओथ की सैंक्टिटी हार्म नहीं होती है, इस ओथ की इफेक्टिवनेस हार्म नहीं होती है जब तक इस ओथ का सब्सटेंटिव पार्ट जो है वो करेक्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही ये ओथ दी गई है, अगर किसी और मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी सेम ओथ दी जा रही है तो उसके पास प्राइम मिनिस्टर की पावर्स नहीं चली जाएगी। तो इनकी ओथ को फिर अपहेल्ड कर दिया गया था, इनकी ओथ को वैलिड ठहराया गया था। अब नेक्स्ट देखें सैलरी वगैरह। इसके लिए अगर प्रीलिम्स के लिए देखें तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी इन मिनिस्टर्स की सैलरीज एंड अलाउंसेस होंगी वो सारी की सारी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेंगे। हो सकता है वन डे एग्जाम के लिए इनकी अमाउंट वगैरह भी इम्पॉर्टेंट हो। तो प्राइम मिनिस्टर को जो अलाउंस मिलती है वो अराउंड 3000 होती है पर मंथ, और ऐसे ही किसी कैबिनेट मिनिस्टर के लिए 2000 पर मंथ रहती है। हर एक मिनिस्टर के लिए जितने भी कॉम्पोजिशन है उनके लिए डिफरेंट समचुरी अलाउंस दी गई है, बट ये सारा डिसाइड कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन मिनिस्टर के पास ब्रिटेन के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके जैसे कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंडियन मिनिस्टर्स के पास 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 में ये बात करी गई है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 75 में ही बताई गई है। देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये लेजिस्लेचर को, दैट इज़ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, क्योंकि यही पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक फाउंडेशन है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट पास होती है तो उस केस में सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर राज्यसभा से भी आ सकते हैं और लोकसभा से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही पास हुई है। अगर कोई मिनिस्टर राज्यसभा से भी आया है तो उसको भी इनके साथ ही रिज़ाइन करना होगा। तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होगा जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट पास हो जाती है। और देखिए इसके ऑपोजिट भी एक सिचुएशन है, एक तो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा कि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है
कैसे कि देखिए लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि लोकसभा के मेंबर्स लोगों को रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल सकता है। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एग्जीक्यूटिव है ना, और लोकसभा लेजिस्लेचर का पार्ट है, और लेजिस्लेचर ही लोगों के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। एग्जीक्यूटिव तो पॉलिसी डिसीजंस लेता है, और अगर इस एग्जीक्यूटिव को लगता है कि लेजिस्लेचर लोकसभा अब लोगों के व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप लोकसभा को डिसॉल्व करें। उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है फिर बाद में फ्रेश इलेक्शंस ही कंडक्ट करवाए जाएंगे और लोकसभा की फॉर्मेशन होगी, मतलब कि डिसॉल्व करने के बाद पूरा हाउस ही ख़त्म हो जाता है। अब देखिए कि अगर ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाउस में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, अपनी मेजॉरिटी नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, तो उस केस में प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस मानने से मना भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिसीजंस को बाइंड करके रखता है, उनको एक साथ रखता है, तभी तो बोला जाता है दे ऑल सिंक एंड स्विम टुगेदर। जितने भी डिसीजंस काउंसिल में लिए जाते हैं, देखिए जब ये सारे मिनिस्टर्स एक मीटिंग में बैठे हैं, यहाँ पर ये लोग डिफरेंट ओपिनियंस दे सकते हैं, इनके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, बट जब एक बार कोई डिसीजंस ले लिया गया और उसके बाद इस मीटिंग को छोड़कर जब ये लोग बाहर आएंगे, तब ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, तब ये कलेक्टिवली ही एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और अगर ये लोग ऐसा करते हैं, से कोई ए मिनिस्टर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन के अगेंस्ट व्यूज़ प्रेजेंट करता है बाहर आकर, मीटिंग से बाहर आकर, तो उस केस में इस मिनिस्टर को, इस पर्टिकुलर ए मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होगा, इन केस ये अपने व्यूज़ को डिफेंड भी ना कर पाए। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दी गई है लक्ष्मीकांत में कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को रिज़ाइन करना पड़ा था जब उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था, और ये किससे रिलेटेड था, हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने रिज़ाइन कर दिया था। ऐसे ही CD देशमुख जी हैं एक, इन्होंने भी रिज़ाइन करा था, और एक नेम और है आरिफ मोहम्मद। देखिए तीनों नेम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि पता नहीं है, मे बी वनडे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, और ऐसे ही UPSC भी कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है जो कि ऐसे लगते हैं कि छोड़े जा सकते हैं, बट सॉरी, बट अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो पता चलता है कि हाँ इनको छोड़ना नहीं चाहिए था। ओके, तो ये थी इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी आर्टिकल 75 में ही मेंशन करा गया है। अब ये होती है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की प्लेजर के पर ही सारे के सारे मिनिस्टर्स टिके हुए होते हैं। जितने भी काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं वो अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही होल्ड करते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में मेजॉरिटी कमांड भी करती है, इसके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस है भी, तब भी प्रेसिडेंट किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है काउंसिल से। बट ये जो प्लेजर है ये प्रेसिडेंट की खुद की प्लेजर नहीं है, ये काम वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कब एडवाइस करेंगे रिमूव करने के लिए, एक तो ऑप्शन हमने देख ली थी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही देखा कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और कोई भी मिनिस्टर अपने व्यूज़ को डिफेंड भी ना कर पाए, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को आप रिमूव कर दें। और ऐसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं लगती है, तो उस केस में भी वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए। तो देखिए ये प्राइम मिनिस्टर ही है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखते हैं। कैसे, क्योंकि अगर किसी मिनिस्टर की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहती है प्राइम मिनिस्टर के साथ या फिर काउंसिल के साथ, और वो मिनिस्टर काउंसिल के साथ कलेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट चल रहा है वो मिनिस्टर, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिमूव कर दें। तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बनाए रखते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी यही चीज़ बोली है कि प्राइम मिनिस्टर ही इम्पॉर्टेंट है इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए। अब देखिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन मिनिस्टर के ऊपर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ब्रिटेन में रहता है ये चीज़। ब्रिटेन में क्या है कि अगर कोई भी ऑर्डर किंग ने लिया है, देखिए ऑर्डर किंग ने लिया है, बट उसको बाद में मिनिस्टर साइन करेंगे कि अगर कोई वायोलेशन होती है लॉ की बाद में,
तो उस केस में किंग के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएगी। ऑल्दो ऑर्डर किसने लिया था, किंग ने लिया था, बट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी, मिनिस्टर ने, क्योंकि काउंटर साइन किसने करा था किंग के ऑर्डर को, मिनिस्टर ने। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डर लेते हैं उनके लिए मिनिस्टर को कोई भी काउंटर साइन नहीं करना पड़ता है। तो इंडियन मिनिस्टर के ऊपर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है फॉर द एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। और वैसे भी प्रेसिडेंट तो खुद काम कोई करते ही नहीं है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करना होता है, और उस एडवाइस को तो कोर्ट में डिस्कस करा ही नहीं जा सकता है, ना ही कोर्ट में इंक्वायर करा जा सकता है। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो कोई केस कोई रह ही नहीं जाता है। अब देखिए, लास्ट हमने कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में डिफरेंस देखा था। अब कैबिनेट से रिलेटेड ही कुछ रोल डिस्क्रिप्शंस हैं। ब्रिटेन के कैबिनेट से रिलेटेड ये दी गई हैं, बट क्योंकि ब्रिटेन से ही हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा है तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी फिट बैठती हैं ये सारी डिस्क्रिप्शंस। फर्स्ट है रामसे म्यूर, इन्होंने कैबिनेट को बोला है स्टीयरिंग व्हील ऑफ शिप ऑफ द स्टेट। देखिए, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी। प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बोला था स्टीयरमैन ऑफ द शिप। और देखिए, अगर शिप का स्टीयरमैन प्राइम मिनिस्टर है और उसका स्टीयरिंग व्हील कैबिनेट है, तो प्राइम मिनिस्टर इस स्टीयरिंग व्हील को, इस कैबिनेट को खुद इन्फ्लुएंस करके किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। अब इसी के साथ ही रामसे म्यूर ने डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट की भी बात करी है। ये सिचुएशन, ये जो बात कही है इन्होंने, ये आज की सिचुएशन में फिट बैठती है कि जो कैबिनेट है वो एक डिक्टेटरशिप के जैसा बनता है। ये बोला तो इन्होंने ब्रिटेन के लिए, बट ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए भी फिट है, क्योंकि देखिए, अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इंडिया में, उसी की ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लोकसभा में भी उसी की पार्टी के ही मेंबर हैं, तो जब भी ये कोई पॉलिसी बनाएगी उसको बाद में लोकसभा में लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू बिल की फॉर्म में उसको पास करा जाएगा। तो क्योंकि लोकसभा में भी इसी के ही मेंबर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो है ही इसी पर्टिकुलर मेजॉरिटी पार्टी की, तो कोई भी इनको अपोज करने वाला नहीं रह जाएगा। अगर ये डिसीजंस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रहे हैं, अगर ये इंडिया के लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट भी चल रहे हैं, तो उस केस में भी इनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होगी ही नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ही इनके पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई ना। तो यहीं पर ही फिर रामसे म्यूर ने कैबिनेट की डिक्टेटरशिप की भी बात करी है। इसके साथ ही एक लॉयल, उन्होंने कैबिनेट को बोला है की स्टोन ऑफ पॉलिटिकल आर्च। की स्टोन होती है कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बाकी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर ये भी इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का भी जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैबिनेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। कैबिनेट ही सारे डिसीजंस लेता है जो बाद में इंडिया में इम्प्लीमेंट होते हैं। सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कैबिनेट के थ्रू ही आते हैं। कैबिनेट एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, स्मॉलर बॉडी है, तो अगर स्मॉलर बॉडी होगी तो डिसीजंस में कोई ज़्यादा, जितने भी मेंबर्स होंगे कैबिनेट के उनमें कोई क्लैशेस भी नहीं आएंगे, तो इनको इम्प्लीमेंट करना भी ईजी रहेगा। नेक्स्ट है सर जॉन मैरियट, इन्होंने बोला है कि कैबिनेट एक पिवट है जिसके अराउंड सारी पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व करती है। ये भी इसी के जैसा है कि स्टोन के जैसा ही कि पॉलिटिकल आर्च जो है सारे का सारा कैबिनेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, और यहाँ पर उसको सिंपल कैबिनेट को एक पिवट बोल दिया गया है, बट सारी पॉलिटिकल मशीनरी इसी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, कैबिनेट के अराउंड ही। ऐसे ही एक ग्लैडस्टोन ने इसको एक सोलर ऑर्ब के साथ कंपेयर करा है कैबिनेट को, कि जिसके अराउंड बाकी की सारी जो बॉडीज़ हैं वो रिवॉल्व करती हैं। सोलर सिस्टम को देखें तो सारी बाकी की जो बॉडीज़ हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, ऐसे ही कैबिनेट के अराउंड बाकी की सारी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सारी कैबिनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। बार्कर ने बोला है इसको एक मैग्नेट, और बेज हॉट ने इसको बोला है हाइफन, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो बेज हॉट ने इसको एक हाइफन बोला है जो कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को जोड़ता है। इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ बोली है ये, कि जो कैबिनेट है एक हाइफन है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, इनको बाइंड करने का काम करता है। और जेनिंग, इन्होंने कैबिनेट को बोला है कोर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ऐसे ही है एक एल.एस. अमीरी, इन्होंने कैबिनेट को एक सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोला है ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि एक सेंट्रल बॉडी है डायरेक्शंस देने वाली। तो ये सारी की सारी रोल डिस्क्रिप्शंस थी कैबिनेट की। एक लास्ट टॉपिक है किचन कैबिनेट।
देखिए जो कैबिनेट का हमने देखा था कि उसमें 15 से 20 मेंबर्स रहते थे, 20 मिनिस्टर्स रहते थे, ठीक है। बट उससे भी एक छोटी बॉडी बनाई जाएगी, इनफॉर्मल बॉडी, जिसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। इसमें अराउंड 2 से लेकर 4 तक 2 to 4 मेंबर्स ही रहेंगे इसमें, प्लस प्राइम मिनिस्टर। और ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका एक और नेम भी है इनर कैबिनेट। देखिए ये इस कैबिनेट में, इस किचन कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही क्लोज वंस हो सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा क्योंकि स्मॉल बॉडी है तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे कैसे हैं? क्योंकि अगर मेंबर्स कम होंगे, अगर मिनिस्टर्स कम होंगे तो उसमें डिसीजन मेकिंग करना ईजी रहेगा। कैसे? क्योंकि क्लैशेस बहुत कम आएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत कम रहेगा। तो गवर्नमेंट बिजनेस के साथ एक्सपीडिशियसली डील करा जा सकता है बिकॉज ये स्मॉल बॉडी है। और ये लोग क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के क्लोज वंस होंगे, उसी के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ही इसमें एक सीक्रेसी भी बनी रहेगी। ओथ ऑफ सीक्रेसी दी जाती है ना। बट ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई मिनिस्टर जब बाहर जाके इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज कर दे, इन्फॉर्मेशन लीक कर दे। बट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो ये लोग इन्फॉर्मेशन को लीक भी नहीं करेंगे। बट साथ में ही इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि देखिए हमने बोला था कि कैबिनेट एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। बट अगर ये किचन कैबिनेट बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है तो उसके कंपैरिजन में फिर कैबिनेट की अथॉरिटी भी तो अंडरमाइन हो जाएगी ना। और साथ में ही अगर एक और चीज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के क्लोज वंस हैं, प्राइम मिनिस्टर के ही फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये लोग भी फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। क्योंकि उनके मिनिस्टर होने का फिर फ़ायदा ही क्यों क्या हुआ अगर यहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए जाएंगे और ये लोग प्राइम मिनिस्टर के ही क्लोज वंस होंगे। तो इनकी कुछ ये डीमेरिट्स भी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ही नॉर्मली ये एग्जिस्ट करता है, इंडिया के लिए इतना यूनिक सिस्टम नहीं है, इंडिया के लिए नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है ये किचन कैबिनेट का सिस्टम। तो यहीं पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर ख़त्म होता है।